हेलो। आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? हेलो। आवाज पहुंच रहा है ऑनलाइन वाले? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, पिछला जो क्लास था कौन से जिले पर चर्चा किए थे? महासमुंद, है ना? सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो आज एक नए जिले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस जिले का नाम है कौन सा आपका? बलौदा बाजार। क्लियर है? चलिए, बड़े सरल और सहज तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं जिला बलौदा बाजार को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्या होने वाला है आपका? महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक करके एक एक टॉपिक पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जिले को प्रारंभ करने से पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, और उस रूपरेखा के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले मान लो हम चर्चा करने वाले हैं जी बलौदा बाजार के बारे में। ठीक है, कौन सा जिला आपका? बलौदा बाजार। और देखिए, इसके अंतर्गत हम देखने वाले क्या क्या? तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे गठन। ठीक है, कि बलौदा बाजार जिले का गठन कब हुआ था। दूसरा देखेंगे हम यातायात। ठीक है, कौन कौन सा आपका नेशनल हाईवे है, कौन कौन सा आपका स्टेट हाईवे यहां से होकर गुजरती है। तीसरा मैं बात करूं तो तीसरा देखेंगे हम यहाँ के प्रमुख तहसील। प्रमुख तहसील। चौथे क्रम पर हम देखने वाले हैं सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक है बलौदा बाजार के अंतर्गत, जैसे कि हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के प्रमुख आपका जलप्रपात। जलप्रपात। दूसरा आपको याद रख लेना है खनिज। खनिज के बाद हम देखेंगे यहाँ की जनजाति। बस इतने टॉपिक पर हमें क्या करना है? जिला बलौदा बाजार के बारे में चर्चा कर दो। चलिए, एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं गठन की, कि बलौदा बाजार जिले का गठन कब हुआ था। तो बलौदा बाजार जो जिले का गठन हुआ था, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मैप बना लेना है। ठीक है, इस मैप के थ्रू ही हम समझेंगे कि बलौदा बाजार जिले का गठन कब हुआ था। तो यहां मैं बात करूं तो ये बन गया हमारा बलौदा बाजार। ठीक है, नीचे एक लाइन खींच के इसमें मिला देना, ये हो जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, और आपको याद रख लेना है नीचे वाला जो जिला होगा वो हो जाएगा कौन सा आपका? धमतरी। और धमतरी का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो टच करता है किसको? आपका उड़ीसा को। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको मैप बनाना है कि आपको समझने में क्या हो, थोड़ा सा आसानी हो। देखिए, मैं बात करूं गठन की, गठन कब हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना, सबसे पहले जो जिला अस्तित्व में आया था सबसे पहले वो था आपका रायपुर। कब आपका? 1861। ठीक है, और रायपुर से अलग होकर बाकी सभी जिलों का क्या हुआ था? आपका निर्माण हुआ था। इसके बाद आपका महासमुंद आपको याद रख लेना है 1998। धमतरी आपका 1998। उसके बाद आप सबको याद रख लें, ये हो जाएगा कौन सा आपका? गरियाबंद। ये आया था 2012 में। ठीक है, उसके बाद ऊपर का हो जाएगा आपका बलौदा बाजार। ये अस्तित्व में आएगा कब? आपका 2012 में। ठीक है, तो गठन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबको याद रख लेना है, रायपुर जिले से अलग होकर 2012 में एक नए जिले का निर्माण हुआ, वो था आपका कौन सा? बलौदा बाजार, है ना? तो बलौदा बाजार जो अस्तित्व में आया कब? आपका 2012 में। ये आपको याद रख लेना है जी। ठीक है, चले दूसरा मैं बात करूं, ये हो गई गठन की बात। अब बात करूं मैं सीमावर्ती जिले के, कि कौन कौन से जिलों की सीमा स्पर्श करते हैं आपका? किसको? आपका बलौदा बाजार, है ना? तो रायपुर के मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं रायपुर डिवीजन की कौन कौन से जिलों की सीमा क्या कर रहा है? आपका स्पर्श कर रहा है। तो यहां में देखने को मिलेगा, एक तो इसका मातृ जिला हो जाएगा कौन सा? आपका रायपुर। मैम ऐप में हो क्या? ऐप में एक बार देखना ना, आ रहा है कि नहीं, है ना? चलिए, 1861 में रायपुर हुआ था, यहां से अलग होकर 2012 में आपका बलौदा बाजार आया। ठीक है, तो इसके सीमावर्ती एक जिला हो जाएगा आपका रायपुर। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? महासमुंद। दो जिला पता चल गया सबको। अब चलिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं मैप के माध्यम से, कि जो बलौदा बाजार जो जिला है वो कहाँ स्थित है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूं तो ये जो आप देख रहे हो जिला, ये हो जाएगा कौन सा जी? आपका बलौदा बाजार। ठीक है, और देखिए इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो सीमावर्ती जिलों में सबसे पहले नाम आ जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, ये नीचे जो जिला देख रहे हो ये हो जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर। रायपुर के बाद आपको याद रख लेना, ये वाला हो जाएगा कौन सा? आपका महासमुंद। कौन सा जी? आपका महासमुंद। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक जिला हो जाएगा आपका बेमेतरा।
कौन सा आपका बेमेतरा। ऊपर बात करूं तो ये हो जाएगा कौन सा आपका मुंगेली। एक हो जाएगा आपका कौन सा बिलासपुर, ठीक है। और इसके बगल में हो जाएगा कौन सा आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना एक एक करके। देखिए ये हो जाएगा आपका पहले नंबर का जिला महासमुंद। दूसरा इसके आपका मातृ जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा रायपुर। तीसरा आपको याद रख लेना है, तीसरा बेमेतरा, चौथा मुंगेली, पांचवा बिलासपुर, छठवा कौन सा रहेगा आपका जांजगीर चांपा। और एक नया जिला जो अस्तित्व में आया कब आपका 2022 में, वो हो जाएगा आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। क्योंकि आप सबको याद रख लेना है जो बिलाईगढ़ था वो पहले किसका हिस्सा था, आपका बलौदाबाजार का हिस्सा था। क्लियर है, चलिए ओके। तो ये सीमावर्ती जिलों में इतने जिलों का नाम आ जाएगा। टोटल बात करूं तो 7 जिलों की सीमा क्या करता है आपका, स्पर्श करता है आपका जिला बलौदाबाजार को, ठीक है। और एक खास बात क्या है, तो जो आपका बलौदा बाजार है वो एक आपका लैंडलॉक क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है ना। ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब सीमावर्ती जिलों की मैं बात करूं, कौन कौन से जिलों की सीमा स्पर्श कर रही है, तो इस ओर हमें देखने को मिल जाएगा कौन सा आपका रायपुर। कौन सा जी आपका रायपुर। रायपुर के बगल में इस ओर आपको याद रख लेना है बेमेतरा, ठीक है। कौन सा आपका बेमेतरा, बेमेतरा। ऊपर आपको याद रख लेना है कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेली, मुंगेली, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। इस ओर आपका जांजगीर चांपा और इधर हो जाएगा कौन सा आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो इस प्रकार 7 जिलों की सीमा को क्या कर रहा है आपका स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चले एक और छूट गया, नीचे आपका महासमुंद हो जाएगा, ठीक है। इस ओर हो जाएगा आपका महासमुंद, महासमुंद। तो ये इसके सीमावर्ती जिला भी एक करके हम सब। उसके बाद हम देखने वाले हैं यातायात नेशनल हाईवे के बारे में, कौन कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है। तो चलिए बड़े आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका कवर्धा, ठीक है। कवर्धा से एक रोड आएगी कहाँ के लिए, आपका बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा से इंटर करेगी कहाँ के लिए, तो इंटर करेगी आप सबको याद रख लेना है जी आपका बलौदा बाजार के लिए, ठीक है। बलौदा बाजार में एक तहसील है, नाम है आपका सिमगा, ठीक है। सिमगा से ये जो नेशनल हाईवे 30 है वो आगे चली जाएगी कहाँ के लिए, आपका रायपुर के लिए। कहाँ के लिए, आपका रायपुर। उसके बाद सबको पता है रायपुर के बाद धमतरी, कांकेर, बालोद, उसके बाद आपका कोंडागांव, बस्तर और आपका सुकमा। अब यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना और समझना है। देखिए यहां से आपको याद रख लेना है रायपुर से। अब देखिए रायपुर से एक रोड नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका NH30। और रायपुर से मैंने बताया था जब रायपुर जिला पढ़ाया था तो कि रायपुर से आपका खरोड़ा विधानसभा के लिए एक रोड करता है। कौन सा बताया था, बताइए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बताइए जी। 130B, ठीक है। तो 130B को हम लेते चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 130B। चलिए 130B क्लियर है। चलिए उसके बाद एक और याद रख लेना है, जब हम सिमगा आएंगे तो एक रोड यह आपका नेशनल हाईवे 30 हो गया। नेशनल हाईवे 30 से सिमगा से एक रोड निकल जाएगी कहां के लिए, आपका बिलासपुर के लिए, जो किसका ब्रांच होगा, NH30 का ब्रांच होगा। इस नेशनल हाईवे का नाम है, आप सबको याद रख लेना है, नेशनल हाईवे 130। क्या नाम है आपका, नेशनल हाईवे 130। तो ये हो जाएगा आपका NH30, ये भी हो जाएगा आपका NH30 जो सीधा जाएगी आपका धमतरी, रायपुर से धमतरी। और ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 130B। कौन सा आपका नेशनल हाईवे 130B। आगे मैं बात करूं तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 130 जो आगे कहां चली जाएगी, बिलासपुर से आपका अंबिकापुर अर्थात सरगुजा। तो ये यहाँ के क्या हो जाएंगे, आपका नेशनल हाईवे हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ओके। तो ये होगी इसके सीमावर्ती जिले प्लस यहाँ यातायात में कौन कौन सा आपका नेशनल है प्रमुख रूप से गुजरती है। और उसके बाद हम चर्चा करने वाले तहसीलों के बारे में, है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए आप सबको कौन कौन से तहसील के बारे में पता है बलौदा बाजार के, एक दो तहसील कम से कम बताइए मैम, ऑनलाइन वाले। हाँ
चल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप सबको याद रख लेना है, नेशनल हाईवे 30 पर स्थित होगा आपका सिमगा। कौन सा आपका? सिमगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 30 पर आपका सिमगा। उसके बगल में आपको याद रख लेना है भाटापारा। भाटापारा, ठीक है, सिमगा, भाटापारा। एक एक आपको याद रख लेना है, नेशनल हाईवे 130 में नाम हो जाएगा जी आपका पलारी। कौन सा आपका? पलारी। ठीक है, कौन सा? पलारी। पलारी के बाद आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार के बाद एक तहसील आपको याद रखना, 130 में नाम होगा आपका लवन। क्या होगा आपका? लवन। तो हमें 130 पकड़ना है। सबसे पहले पलारी देखने को मिलेगा तहसील के रूप में, दूसरा आपका बलौदा बाजार, और तीसरा आप सबको याद रख लेना है लवन। क्लियर है यहां तक? लवन के बाद आगे चलेंगे तो एक तहसील देखने को मिलेगा कसडोल। ठीक है, कौन सा तहसील आपका? कसडोल तहसील। उसके बाद एक नवीनतम तहसील आपको याद रख लेना है टुंड्रा। ठीक है, कौन सा तहसील आपका? टुंड्रा तहसील। क्लियर है? और लास्ट एक आपको याद रख लेना है सोना खान। सोना खान। तो इस प्रकार देखते तो बहुत सारे तहसील आपका स्थित है कहां? आपका जिला बलौदा बाजार में। पुनः एक बार मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नेशनल हाईवे 30 पे करना है, जो आ रही है कहां से? बेमे तरह से आपका बलौदा बाजार अर्थात सिमगा। सिमगा से चले जाएंगे रायपुर, रायपुर से आपका धमतरी, ये हो जाएगा NH30। और रायपुर से एक ब्रांच निकलेगा किसका? आपका NH30 का, जो जाएगी पलारी बलौदा बाजार। इसका नाम क्या रहेगा आपका? नेशनल हाईवे 130B। एक आपका सिमगा से आगे निकल जाएगी नेशनल हाईवे 30 का ब्रांच, वो जाएगा कौन सा? आपका नेशनल हाईवे 130। क्लियर है यहां तक? तहसीलों में देखिए पलारी, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, टुंड्रा, सोना खान। ठीक है, भाटापारा, सिमगा। तो यह हो गए क्या आपका यहाँ के प्रमुख तहसील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, जो आपका बलौदा बाजार जिला है वहां बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल क्या है आपका? स्थित है। बहुत सारे पर्यटन स्थल यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके सबको समझते हैं कौन कौन सा आपका पर्यटन स्थल है और क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए नीचे हम चले तो रायपुर, दुर्ग, दुर्ग के नीचे आपका बालोद है ना, और बालोद से आप सबको पता है एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है आपका पेटेचुआ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका पेटेचुआ की पहाड़ी। और पेटेचुआ की जो पहाड़ी है वहां से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है जी आपका, कौन सी नदी? पक्का? शिवनाथ। पेटेचुआ की पहाड़ी से आने लेने वाले बताइए जल्दी से, किसी को पता होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, किसी को नहीं पता, चले देख लेते हैं। देखिए पेटेचुआ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम है आपका खारून नदी। कौन सा नदी? आपका खारून नदी। खारून नदी जो कि सीमा रेखा बनाएगी दुर्ग और आपका रायपुर के बीच। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इधर से मैं बात करूं तो इधर एक आपका जिला पड़ेगा, नवीनतम जिला, नाम है आपका MMA, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहां से एक नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम होगा जी आपका शिवनाथ नदी। कौन सा नदी? आपका शिवनाथ नदी। कहां से आपका? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से। तो यहां से हम एक नदी को उद्गम करवा लेते हैं, है ना। ये आपका हो गया कौन सा? आपका थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? आपका शिवनाथ नदी। क्लियर है? अब देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहां एक जगह है, नाम है जी आपका सोमनाथ। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ क्यों खास है? तो सोमनाथ हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये जो जगह देख रहे हो वो हो जाएगा आपका सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ, सोमनाथ। और सोमनाथ में आप सबको याद रख लेना है, यहां मूलतः आपका दो नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, दो नदी अर्थात जो मुख्य जो नदी है, मेन जो रिवर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवनाथ। कौन सा? आपका शिवनाथ। और दूसरा आपका जो इसमें आके मिलेगी अर्थात जो इसकी सहायक नदी होगी वो हो जाएगी जी आपका खारून नदी। कौन सा नदी? आपका खारून नदी। तो सोमनाथ आपको याद रख लेना, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इसमें आपका एक नदी का मिलन होगा। देखिए मुख्य नदी आपका शिवनाथ होगा और खारून नदी जाके उसमें मिल जाएगी। तो सोमनाथ में आपको लिख लेना है कि यहाँ दो नदियों का संगम होता है, एक आपका याद रख लेना है शिवनाथ और दूसरा आपका खारून। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बात करूं
आपका सोमनाथ के बारे में, तो मान लो ये क्या हो गया आपका सोमनाथ, ठीक है। इधर से आ रही है एक महत्वपूर्ण नदी, नदी का नाम हो जाएगा क्या आपका शिवनाथ। नीचे से एक नदी आ जाएगी, इस नदी का नाम रहेगा जी आपका खारून। क्लियर है। और मूल रूप से यहाँ अगर देखा जाए तो प्राचीन एक मंदिर हमें दिखाई पड़ता है, इस मंदिर को ही कहा जाता है आपका सोमनाथ मंदिर, जो कि समर्पित है भगवान शिव को। ठीक है, समर्पित किसको है, तो समर्पित है भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित क्या है आपका मंदिर है। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। चले ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं है ना सोमनाथ के बारे में। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका कौन सा मंदिर, आपका सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, देखिए दो नदी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो नदी है वो हो जाएगा कौन सा आपका शिवनाथ, कौन सा आपका शिवनाथ। और एक नदी आके मिल रही है, इस नदी का नाम हो जाएगा आपका खारून नदी। कौन सी नदी आपका खारून नदी, तो ये हो जाएगा जी खारून, ये हो जाएगा आपका शिवनाथ। और बगल में आपको एक मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है आपका सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, और यहाँ प्राचीन क्या है, एक शिवलिंग है, अर्थात भगवान शिव को समर्पित क्या है आपका मंदिर है। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको लिख लेना है सोमनाथ के बारे में क्या क्या खास बात है। आगे मैं बात करूं तो जैसे ही हम सोमनाथ से आगे जाएंगे, नेशनल हाईवे 130 के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक जगह पड़ेगा, जगह का नाम है जी आपका दामाखेड़ा। क्या नाम है आपका, दामाखेड़ा। नाम सुनो दामाखेड़ा का। चलिए ये हो जाएगा आपका दामाखेड़ा। और दामाखेड़ा सा आप सबको याद रख लेना है, ये जो जगह है वो संबंधित है आपका किससे, आपका कबीर पंथ से, है ना। इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी जगह है, लेकिन दो जगह आपको याद रख लेना है, एक आपका दामाखेड़ा, कहाँ आपका बलौदा बाजार, और दूसरा आप सबको याद रख लेना है जी कोरबा, है ना। कोरबा में एक जगह है, नाम है आपका कुदुरमाल। तो दो जगह आपका कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। अब क्या क्या खास होने वाला है यहाँ, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो है ना, ये हो गया आपका दामाखेड़ा। और दामकखेड़ा में आपको याद रख लेना है, जो दामकखेड़ा है जी वो आपका कबीर पंथ से संबंधित है। किससे, आपका कबीर पंथ से। कबीर पंथ अर्थात हम कह सकते हैं ये कबीर पंथियों का क्या कहलाता है, आपका तीर्थ स्थल कहलाता है। ठीक है, तीर्थ स्थल कहलाता है। क्लियर है। और यहाँ एक आपको मंदिर देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसे बोला जाता है आपका समाधि मंदिर। समाधि मंदिर, समाधि मंदिर। क्लियर है यहां तक। चले देखिए एक और खास बात क्या है, तो यहाँ मेला भी लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, जब आप 130 नेशनल है 130 में आगे बढ़ते जाओगे तो ये जस्ट आपको रोड के किनारे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको याद रख लेना है, आपका कबीर पंथ के 12वें गुरु हुए, 12वें गुरु नाम था आपका उग्र नाम साहिब। उग्र नाम साहिब, ये एग्जाम में पूछा भी गया था ना, किसमें आपका पीएससी में। उग्र नाम साहिब के द्वारा 1903 में कबीर मठ स्थापित किया गया था। ठीक है, कबीर मठ स्थापित किया गया था। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, किसके बारे में, आपका दामाखेड़ा के बारे में। ठीक है, यहां से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकता है, आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चले आगे हम बढ़े। तो देखिए एक हो जाएगा आपका दामाखेड़ा, हमें कुछ नहीं करना है, नेशनल हाईवे, देखिए नेशनल हाईवे आपका 130 को पकड़ के आगे बढ़ना है। देखिए 130 हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो एक हमें जगह मिलेगा, इस जगह का नाम है जी आपका सिंगारपुर। ठीक है, क्या नाम है आपका, सिंगारपुर।
सिंगारपुर। अब क्या खास बात होने वाला है तो मैं बताऊंगा। एक आपको सिंगारपुर याद रख लेना है और बगल में आपको याद रख लेना है धोबनी। ठीक है, दो जगह महत्वपूर्ण होने वाला है, एक आपका सिंगारपुर, दूसरा आपका कौन सा, धोबनी। क्या क्या खास बात है तो थोड़ा सा हम इमेज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक आपको याद रख लेना है सिंगारपुर। ठीक है, भाटापारा सिंगारपुर। यहां आपको एक माता का मंदिर देखने को मिलेगा। इस माता के मंदिर का नाम है जी आपका मावली माता का मंदिर। क्या नाम है आपका, मावली माता का मंदिर। कहां आपका, जगह सिंगारपुर। ठीक है, दूसरा आपको याद रख लेना है धोबनी। धोबनी में आपको याद रख लेना है क्या, तो धोबनी में आपको याद रख लेना है चितावरी देवी का मंदिर। ठीक है, एक आपका सिंगारपुर, दूसरा आपका धोबनी। ठीक है, तो सिंगारपुर में आपको देखने को मिलेगा मावली माता का मंदिर और दूसरा आपका धोबनी में देखने को मिलेगा कौन सा, आपका चितावरी देवी का मंदिर। तो दो मंदिर यहां हमारे लिए खास हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप सबको याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और क्या क्या खास बात है। तो ये आपका 130 का किस्सा आपका खत्म। ठीक है, पुनः देखिए सोमनाथ, दो नदियों का संगम। ठीक है, शिवनाथ, खारून, आगे चले दामाखेड़ा, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। फिर आगे चले तो आपको याद रख लेना है सिंगारपुर, मावली माता का मंदिर, धोबनी, चितावरी देवी का मंदिर। ठीक है, चले अब हम आप सबको ले चलते हैं आपका नेशनल हाईवे 130 बी में। ठीक है, मैंने जब बताया था, देखिए नीचे में हो जाएगा कौन सा आपका, महासमुंद। कौन सा आपका, महासमुंद। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं यही बगल में। देखिए ये हो जाएगा आपका रायपुर डिवीजन। ठीक है, रायपुर डिवीजन। क्लियर है, चलिए। और रायपुर डिवीजन में मैंने बताया था कि यहां से एक नदी का उद्गम होगा। ठीक है, कहां से, आपका धमतरी से। उस नदी का नाम है आपका महानदी। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लो ये हो गया हमारा सिहावा पर्वत। ठीक है, नीचे हो गया कौन सा आपका, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम होगा, ये इस नदी का नाम हो जाएगा आपका महानदी। क्या होगा आपका, महानदी। देखिए सबसे पहले महानदी आपका धमतरी, धमतरी से कांकेर बताया था, है ना। फिर पुनः आपका धमतरी, और धमतरी में ये आपको याद रख लेना है, ये सीमा रेखा बनाएगी किसके किसके मध्य, तो इस ओर हो जाएगा रायपुर, इस ओर हो जाएगा आपका गरियाबंद। गरियाबंद में बगल में हम पढ़े थे जी कौन सा आपका, राजिम। ठीक है, कौन सा आपका, राजिम। पुनः आगे बढ़ जाएगी आपका महानदी। फिर आपको याद रख लेना है ये आपका सीमा रेखा बनाएगी। ठीक है, किसके, एक मिनट ना, सीमा रेखा बनाएगी आपका, इधर देखिए तो इधर हो जाएगा आपका महासमुंद, ये कौन सा हो जाएगा आपका, रायपुर। ठीक है, महासमुंद और आपका रायपुर के बीच, तो ये हो जाएगा आपका महानदी। ठीक है, अब ये क्या करेगी, तो ये बीचों बीच निकल जाएगी किसके, आपका होते हुए आपका बलौदा बाजार कैसे बीचों बीच आगे बढ़ जाएगी। कौन सा नदी, आपका महानदी। क्लियर है, तो ये आपका महानदी की प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन से जिलों से और क्या होती है आपका, तो गुजरती है। ठीक है, तो ये समझ आया सबको। अब चलिए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, इमेज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां आपको याद रख लेना है दो नदी। देखिए एक आपका जो बलौदा बाजार की, देखिए ये आपका महासमुंद हो गया। ठीक है, नीचे महासमुंद, ये आपका रायपुर। तो ये दोनों के मध्य ऐसे सीमा रेखा बनाते हुए बीचों बीच आगे बहेगी कहां आपका, या प्रवाहित होगी आपका बलौदा बाजार के। ठीक है, इस नदी का नाम क्या होगा आपका, महानदी। क्लियर है, चलिए ओके। उसके बाद एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये हो जाएगा आपका महानदी। उसके बाद मैंने एक पहाड़ी बताया था कहां, आपका महासमुंद में, जिससे होता है आपका जोक नदी का उद्गम। ठीक है, कौन सा नदी का, आपका जोक नदी का उद्गम। उस पहाड़ी का नाम है सोनबेरा का पठार, या सोनबेरा की पहाड़ी, वहां से उद्गम होगा आपका जोक नदी का। तो इस ओर हमें देखने को मिलेगा कौन सी नदी, आपका जोक नदी। और जोक नदी जाके मिल जाएगी किसमें, आपका महानदी में। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा ना, एक बार आपको बहुत अच्छे से समझने जिन चीजों को, फिर दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा नदी किस में मिल रही है ना। चलिए, और ये आपका महानदी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। और इधर मैं बात करूं तो इस ओर है आपका शिवनाथ। कौन सा नदी, आपका शिवनाथ नदी। देखिए शिवनाथ नदी ऐसे किनारे किनारे होते हुए आपका आगे बढ़ जाएगी। ठीक है,
और ये जाके मिल जाएगी किसमें, आपका महानदी में। किसमें, आपका महानदी। और मैंने बताया था इसके जो सीमावर्ती जो जिले हैं जी, उसमें से एक है कौन सा, आपका जांजगीर चांपा। कौन सा, आपका जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में एक जगह में जाके मिल जाएगी, उस जगह का नाम है जी आपका सिवरी नारायण। क्या नाम है आपका, सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण में तीन नदियों का संगम होगा। एक आपको याद रख लेना है कौन सा, शिवनाथ, ठीक है। एक आपको याद रख लेना है जोग, और एक जो मुख्य नदी होगी, मेन रिवर होगी कौन सा, आपका महानदी। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो उन चीजों को, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम समझने वाले हैं। देखिए, मैंने बताया था कि 130B में स्थित जो आपका तहसील है, उसी के किनारे आपका हो जाएगा कौन सा, पलारी। कौन सा, आपका पलारी। सर्वप्रथम आपको याद रख लेना है, जो आपका पलारी है वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ एक हमें प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, तो पहली बात यह है कि जो आपका पलारी है, ठीक है, कौन सा आपका पलारी, वो स्थित है आपका महानदी के तट पर, ठीक है। किसके तट पर, महानदी के तट पर। दूसरा एक जगह का नाम आपको याद रख लेना है, जगह का नाम है आपका नारायणपुर। क्या नाम है आपका, नारायणपुर। यहां भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये जो नारायणपुर है वो स्थित है जी महानदी के तट पर, ठीक है। तो दो जगह, एक आपका पलारी, दूसरा आपका नारायणपुर, ठीक है। पलारी, नारायणपुर। और क्या क्या खास होने वाला है यहाँ, तो यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पलारी की, तो पलारी में आप सबको याद रख लेना है, वहां आपका एक प्राचीन मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर का नाम है जी आपका सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। क्या नाम है आपका, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या खास होने वाला है यहाँ। तो आप सबको याद रख लेना है, ये जो सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है जी, ये बहुत ही प्राचीन है। सबसे पहले निर्माण की मैं बात करूं, निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण काल आपको याद रख लेना है, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास। और मैंने बताया था कि 7वीं शताब्दी में आपका सिरपुर में एक राजा क्या करता था, शासन करता था, नाम था आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है। तो निर्माण काल 7वीं 8वीं शताब्दी, और किसके द्वारा स्थापित किया निर्माण किया गया था, तो निर्माण आप सबको याद रख लेना है, यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है। देखिए, यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जब पिछले बताया था, पिछले जो आपका एग्जाम हुआ था हॉस्टल वार्डन का, उसमें यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन है जी, वो कौन से धर्म को मानते थे, शैव धर्म, ठीक है। तो अधिकांश जितने भी मंदिर इसके द्वारा बनाया जाएगा वो आपका शैव धर्म से संबंधित होगा, है ना। जैसे कि आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो हालांकि समर्पित है किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है ना। और इसके अलावा बात करूं गंधेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। एक आपका और कौन सा मंदिर बताया था, बालेश्वर महादेव का मंदिर, और एक आपका सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रख लेना है। देखिए, इसके तट देखिए ये जो मंदिर है उसके बगल में एक आपका बहुत बड़ा तालाब भी है, ठीक है। बहुत बड़ा तालाब है, ये आपको याद रख लेना है, जिसका नाम है आपका बाल समुद्र तालाब, जिसे बोला जाता है बाल समुद्र तालाब। और खास बात क्या है, ये जो मंदिर है वो मुख्यतः लाल ईंटों से निर्मित क्या है आपका, लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है, ठीक है। लाल ईंटों से निर्मित मंदिर। देखिए, आपको लगभग 4वीं से लेकर 8वीं 9वीं शताब्दी तक का जो मंदिर देखने को मिलेगा वो मुख्यतः आपको याद रखना है लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। जैसे कि मैं बात करूं तो एक आपको याद रखना है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। दूसरी मैं बात करूं तालागांव का जो मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक है, वो भी किससे निर्मित है, आपका लाल ईंटों से निर्मित है। साथ ही साथ सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो भी आपका लाल ईंटों से क्या है, निर्मित मंदिर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा मंदिर है जो मुख्यतः लाल ईंटों से निर्मित है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, एक आपका सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है, दूसरा कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको कम से कम ये चीज आपको याद रहना है। तो ये हो गया आपका सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। दूसरा मंदिर हम आगे बढ़े,
तो एक मंदिर आपको याद रख लेना है, कौन सा आपका, नारायणपुर का शिव मंदिर। ठीक है, अब ये जो मंदिर है वो आपको याद रख लेना है, कौन से नदी के तट पर है जी, तो ये आपको याद रख लेना है महानदी के तट पर है। कौन सा आपका, महानदी के तट पर स्थित बहुत ही प्राचीन और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मंदिर हमें देखने को मिलता है, नाम है आपका नारायणपुर। ठीक है, चलिए नारायणपुर के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे मंदिरों का हमें समूह देखने को मिलता है। कौन कौन सा प्रमुख मंदिर है, तो ये जो मंदिर देख रहे हो मूल रूप से समर्पित है भगवान शिव को, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और मंदिर देखने को मिलते हैं। पहला आपको याद रख लेना है, एक आपका भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। दूसरा आप सबको याद रख लेना है भगवान विष्णु का मंदिर, विष्णु का मंदिर। और एक हमें मूर्ति दिखाई देता है, यह मंदिर दिखाई देता है किसका, आपका आदित्य। ठीक है, आदित्य भगवान का मंदिर, आदित्य भगवान का मंदिर। ठीक है, चलिए आदित्य भगवान सुने हो, आदित्य देवता नहीं सुने हो, चलिए आदित्य बोला जाता है जी भगवान सूर्य को। किसको बोला जाता है, आपका सूर्य को। ठीक है, तो भगवान सूर्य का भी यहाँ क्या है, आपका मंदिर स्थित है, मूर्ति स्थित है। तो तीन प्रमुख मंदिरों का नाम आपको याद रख लेना है, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और आपका आदित्य मंदिर। ठीक है, और ज्यादा कुछ खास नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि जो आपका नारायणपुर है, ठीक है, वो आपका बलौदा बाजार में है और ये आपका महानदी के तट पर स्थित बहुत प्राचीन मंदिर है। शुरुआत में बात करूं तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है वो आपका नारायणपुर का क्या है, आपका मंदिर है। क्लियर है यहां तक, चलिए चलिए यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। पलारी देख लिए, नारायणपुर देख लिए। अब हम आते हैं एक जगह, ठीक है, जगह का नाम है जी, आपको याद रख लेना है, जगह का नाम है गिरौदपुरी। क्या नाम है आपका, गिरौदपुरी। तो बगल में आप सबको लिख लेना है गिरौदपुरी। क्या क्या खास होने वाला है गिरौदपुरी में, तो ये आपको देखने को मिलेगा गिरौदपुरी। ठीक है, कौन सा आपका, गिरौदपुरी। अब देखिए गिरौदपुरी किससे संबंधित है, तो ये मुख्यतः आपको याद रखना है सतनाम पंथ से संबंधित क्या है, आपका प्रमुख स्थल है, तीर्थ स्थल है। कौन सा आपका, गिरौदपुरी। क्या क्या खास बात है, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये आपका परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का क्या है, आपका जन्म स्थली है। ठीक है, लिखते चलेंगे सब आप, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली है और यहां से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बहुत वर्षों तक तप किए, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो आपको याद रख लेना है औरा धौरा वृक्ष के नीचे। ठीक है, औरा धौरा वृक्ष के नीचे क्या हुई, आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपको याद रख लेना, तप कहां किया गया था, तो गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा तप किया गया था आपका छाता पहाड़ में। कहा, आपका छाता पहाड़ में। तो छाता पहाड़ आपको याद रख लेना है, ये आपका तप साधना का स्थल था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहा, आपका तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका औरा धौरा वृक्ष के नीचे, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इतना याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं छाता पहाड़। सर छाता पहाड़, छाता पहाड़। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक खास बात क्या है, तो यहाँ है आपका जैत खाम। क्या है आपका, जैत खाम। ठीक है, जैत खाम के बारे में आप सबको याद रख लेना है। क्या क्या प्रमुख बात याद रख लेना है, तो ये हो जाएगा आपका जैत खाम, जैत खाम। ठीक है, जो कि मूल रूप से आपका सतनाम पंथ से संबंधित जो लोग हैं उसका आपका याद रख लेना क्या है, इसको मूल रूप से आपका मानते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको याद रखना है जैत खाम। देखिए जैत खाम के बारे में बात करूं तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो है हमें देखने को मिलेगी 77 मीटर। कितना है आपका, 77 मीटर। ये पूछा भी गया है एग्जाम में। दूसरा कि जो आपका कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है, अरे बताइए जी, दिल्ली में है। ठीक है, कौन से वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था, पक्का,
मुगल। चलिए ठीक, ओके। देखिए, आप सबको याद रख लेना है, जो आपका कुतुब मीनार का जो हाइट है लगभग 73-74 मीटर है, तो उससे ज्यादा इसकी हाइट है किसका, आपका जैन खाम का। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और बस इतने यहां से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं तो जो आपका गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी, गिरौदपुरी, वहां आपको क्या क्या याद रख लेना है। तो सबसे पहले आपका गुरु घासीदास बाबा जी का क्या है, आपका जन्म स्थली है। ठीक है, गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थली, जन्म स्थली। और यहां आपको याद रख लेना है, देखिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जो थे, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई एक आपका वृक्ष के नीचे। ठीक है, वृक्ष का नाम क्या है आपको याद बताना है जल्दी से। तो औरा धौरा वृक्ष, कौन सा आपका, औरा धौरा वृक्ष। ठीक है, औरा धौरा वृक्ष, क्लियर है। और पहाड़ कौन सा हो जाएगा जिसमें तप साधना, तब साधना किया गया था गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा, तो वो हो जाएगा आपका छाता पहाड़। ठीक है, कौन सा आपका, छाता पहाड़। देखिए, एक और खास बात याद रखना है, यहाँ आपका सतनाम पंथ से संबंधित दो और जगह है। एक का नाम है, आपको याद रख लेना है, तेलासी बाड़ा। कौन सा आपका, तेलासी बाड़ा। और दूसरा आप सबको याद रख लेना है, भंडारपुरी। कौन सा आपका, भंडारपुरी। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रख लें, बलौदा बाजार में कबीर पंथ से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल आपको देखने को मिलेंगे, दामाखेड़ा। सतनाम पंथ से आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख स्थल तेलासीवाड़ा, भंडारपुरी और एक आपका गिरौदपुरी। ठीक है, तो इतने बातें आप सबको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा वंश, गुलाम वंश है ना। ठीक, ओके, ये आपको याद रख लेना। नहीं, ये बेसिक है, ये सब चीज के बाद ताजमहल, ताजमहल सभी देखते हो है ना, तो उसका इतिहास सबको पता है। लेकिन वही बार बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप भले इंडिया के इतिहास पता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूछोगे ना तो फिर एकदम जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए। देखिए, उसके बाद और हमें क्या क्या देखना है जी, तो उसके बाद हमें देखना है, यहाँ आपको याद रख लेना है, एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम बता सकते हो जी कोई, क्या नाम है, ऑल इन वाली चलो, बार नवापारा। क्या नाम है आपका, बार नवापारा, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ आपको एक वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रख लेना है, तो मुख्यतः तीन बातें याद रख लेनी है। देखिए, पहला हम देखते हैं क्या आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पहला देखेंगे हम स्थापना, स्थापना वर्ष, स्थापना कब हुआ था। और तीसरा देखते हैं प्रमुख वन्य जीव, प्रमुख वन्य जीव। तो ये तीन चीज आपको याद रख लेनी है। देखिए, स्थापना हुआ था, अब सबको याद रख लेना है 1976 में। ठीक है, 1976 में। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 245 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रमुख वन्य जीव में आप सबको देखने को मिलेगा सर्प, सांप। ठीक है, इसलिए आपका इस क्षेत्रों में एक जनजाति भी निवास करती है, जैसे कि बताया था कहाँ आपका, महासमुंद। इसका थोड़ा सा विस्तार आपका महासमुंद में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो आपका बलौदा बाजार में है। ठीक है, किसका आपका, तो ये जो बार नवापारा अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर नाम ही नहीं लिखा हूं क्या जी, नाम यहाँ लिख देना, बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य। ठीक है, चले, तो यहां आपको देखने को मिलेगा प्रमुख वन्य जीव कौन सा, आपका सर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इसमें आपका एक आश्रम भी है। ठीक है, कहा आपका बाढ़ नवापारा में, इस आश्रम को कहा जाता है जी आपका तुरतुरिया आश्रम। क्या कहा जाता है आपका, तुरतुरिया आश्रम, तुरतुरिया आश्रम, कहा बाढ़ नवापारा में। ठीक है, और तुरतुरिया जो आश्रम है वो संबंधित है, सबको याद रख लेना है। ये आश्रम जो था वो था आपका महर्षि वाल्मीकि जी का। ठीक है, किसका था आपका, तो तुरतुरिया आश्रम जो आपको याद रख लेना है, तुरतुरिया आश्रम। ठीक है, ये संबंधित है किससे, तो आप सबको याद रख लेना है वाल्मीकि से, वाल्मीकि से। कौन थे वाल्मीकि जी,
बताइए उमेश्वर सर, बताइए कौन थे वाल्मीकि? नाम सुनो ना? नहीं पता? चलिए ओके। देखिए महाभारत। चलिए ओके, देखिए जो आपका वाल्मीकि जी थे, चलिए पूजा मैम बताइए कौन थे वाल्मीकि? पूजा मैम, राखी मैम बताइए आप। हाँ, रामायण का रचना किसके द्वारा किया गया था? आपका वाल्मीकि। ठीक है, देखिए इसका एक कहानी भी है। जो आपका वाल्मीकि है वो बहुत ही खूंखार डाकू था। ठीक है, बस एक काम करता था, वो लोगों को मारने काटने का कार्य करता था। कौन? आपका तो वाल्मीकि। अब एक बार क्या हुआ, नारद जी उस रास्ते से गुजरे। ठीक है, और नारद जी ने सोचा चलो पृथ्वी का एक राउंड मान लिया जाए, भ्रमण किया जाए, है ना। उसका काम ही क्या था, नारायण नारायण कहते हुए पूरे दुनिया को घूमना। तो एक बार जा रहे थे तो उसको देख लिया किसने? आपका तो वाल्मीकि जी ने, है ना। अब उसी को पकड़ लिया। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या था? तो लूटपाट करना, लोगों को मारना काटना। तो नारद जी को ही पकड़ लिया। ठीक है, बहुत दिनों तक रखे नारद जी को। तो नारद जी ने क्या किया, वाल्मीकि जी को बुलाया, समझाया कि ऐसा, लेकिन समझने को तैयार नहीं। कौन? आपका वाल्मीकि। तो नारद जी ने कहा कि आप क्या करोगे, एक आपका जो वृक्ष है उसके शाखा को तोड़ कर लाओ। ठीक है, अब वो जो जो आपका डाकू है ना, अर्थात वाल्मीकि जो है, वो उस जो शाखा है उसको तोड़ कर लाता है। फिर जो नारद जी कहता है कि ये जो आपका जो शाखा है ना, उसको आप जोड़ के दिखाओ। ठीक है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। तब उसको पता चलता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, किसी भी जीव को मारना, प्रताड़ित करना। ठीक है, अब ये मार तो डालोगे, इसको जिंदा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो उस दिन इसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई वाल्मीकि जी को। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु की मैं इस संसार से मुक्ति कैसे पाऊंगा? ठीक है, क्योंकि इतने सारे मैंने गलत कार्य किए हैं, तो मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तो मुझे नहीं हो सकती। तो नारद जी ने उसे एक रास्ता बताया। ठीक है, कि अगर संसार में मुक्ति पाना है, ठीक है, तो आपको किसका नाम लेना पड़ेगा? राम का नाम, है ना। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर भव उतरे ही पारा। ठीक है, देखिए पुराने जमाने में देखे, द्वापर युग, त्रेता युग, है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका 100 साल 2 साल क्या करना पड़ता था? तपस्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर भव उतरे ही पार। अगर भगवान का नाम लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राम बोलो। ठीक है, तो अब ये इसका जो काम था वाल्मीकि जी का, मारने काटने का काम था, तो वो राम भी नहीं बोल पा रहा था। ठीक है, तो जो आपका वाल्मीकि जी है, उन्होंने राम का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि मारने काटने का काम करता था। लेकिन आप 10 बार अगर मरा मरा बोलोगे तो किसका नाम आता है? आपका भगवान राम का नाम आता है। ठीक है, फिर ये बाद में बहुत बड़ी क्या हुए, आपका ज्ञानी हुए, संत हुए, और उन्होंने रामायण की रचना की। और कहा भी जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, है ना। उल्टा नाम जपने से, है ना, मरा मरा अगर 10 बार बोलोगे तो राम का नाम आता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से आपका जो वाल्मीकि है उसको क्या हुई? मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। और बाद में बहुत बड़े संत बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने, ब्रह्म के समान। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये इतिहास, आपका इतिहास तक इसका आपका वाल्मीकि, है ना। बाद में इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है जी आपका रामायण। ठीक है, कौन सा? आपका रामायण। तो ये आपको देखने को मिलेगा रामायण। ठीक है, और जो रामायण है वो आपको याद रख लेना है। ये लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, और किस भाषा में? आपका तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तो हो गया ना पूरा, लगभग तो पूरा हो ही गया यहाँ से। तो इतनी चीज आपको याद रख लेना है। एक आपको वाटरफॉल भी यहाँ याद रख लेना है। इस वाटरफॉल का नाम है आपका सिद्ध खोल वाटरफॉल। ठीक है, क्या नाम है आपका? सिद्ध खोल वाटरफॉल, सिद्ध खोल जलप्रपात, जलप्रपात, सिद्धखोल जलप्रपात आपको याद रख लेना है जी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी होगी किसके बारे में? आपका तो जिला बलौदा बाजार के बारे में। आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना अगर याद कर ले बहुत अच्छे से तो ये कभी भूलने वाले नहीं है, और ये हमेशा के लिए आप लोग के काम देगा, है ना। जैसे कि यही का भी पोस्ट आएगा तो उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगा ये जो आपका जिला मैपिंग है। चलिए देखिए, उसके बाद हम बात करें, आगे चलते हैं और क्या क्या प्रमुख बात है। तो यहां तक तो हो गया था।
अब बात करूं मैं किसका, आपका मिनरल्स की। ठीक है, तो यहां आपको खनिज देखने को मिलेंगे। कौन सा खनिज आपका, तो चूना पत्थर, ठीक है, लाइम स्टोन। कहाँ आपका, बलौदा बाजार। देखिए मध्य जो आपका छत्तीसगढ़ है जी, वहां मूल रूप से आपको देखने को मिलेगा कि आपका लाइम स्टोन। जैसे कि बात करूं जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका चूना पत्थर। ठीक है, हम इसको बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हम जब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में आपका, तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक ऊपर की मध्य का बात करूं तो मध्य का जो जैसे कि ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, शुरुआत में हम देखे थे और मैंने सबको मैप बना के बढ़िया से समझा दिया था ये। ठीक है, ये हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम पुनः आपका कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि मैं बात करूं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है जी। ठीक है, बहुत कुछ, बहुत संघर्ष बाकी है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, कौन सा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है, ये आ जाएगा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ऐसे ही बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना। ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा आपका कौन सा, आपका मध्य छत्तीसगढ़, जिसे बोला जाता है आपका महानदी बेसिन। क्या बोला जाता है आपका, महानदी बेसिन। और ये जो क्षेत्र आएगा नीचे बस्तर डिवीजन, इसे बोला जाता है आपका दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। और ये सब चीज कब काम देगा, देखिए अभी तो हम पीएचई के लिए केवल मैपिंग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके अलावा मान लो एई का एग्जाम आता है, उसमें 50 नंबर, 50 क्वेश्चन रहता है आपका किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और जिसका छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है जी, वह उसमें क्या करेगा, बाजी मारेगा, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50 अगर आता है तो कम से कम आपको 35 से 40 सही ही करना है। और इसके बाद हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। खैर इसमें तो पीएचई में केवल मैपिंग ही पढ़ेंगे, है ना। बाकी जो ए वाला है उसमें हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका छत्तीसगढ़ के बारे में। एक एक चीज की, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या है, आपका जसपुर सामरी पाट, आपका मध्य छत्तीसगढ़ और आपका दंडकारण्य। इसके अलावा उसमें हमें जनजाति भी देखना है। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ जनजाति हो गया। आपका इतिहास देखना है, इतिहास को पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार ऐसा पढ़ो कि वो आप लोग के लिए हमेशा बने रहे। ठीक है, चले तो देखिए, मैं मिनरल्स में आया था तो इस ओर आपको देखने को मिलेगा क्या आपका, तो इस ओर मिनरल्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना, बेसिक है एकदम, ये आपका कोयला। क्या देखने को मिलेगा आपका, कोयला। कहा, तो ये वाला जो क्षेत्र है एमसीबी, कोरिया, ये सूरजपुर, नीचे थोड़ा सा हिस्सा आता है जैसे कि अर्थात जैसे थोड़ा सा हिस्सा बिलासपुर हो गया, है ना, सरगुजा का आधा हिस्सा, इधर रायगढ़ और एक आपका कोरबा। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका कोयला। इधर आपको देखने को मिलेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपका क्या, बाक्साइट। क्या देखने को मिलेगा आपका, बाक्साइट। कम से कम इतना आपको याद रहना चाहिए बेसिक, कि कम से कम खनिज के बारे में अगर पूछ दिया गया तो कहाँ कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में मूल रूप से आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका चूना पत्थर। क्या आपका, चूना पत्थर। और इधर आपको देखने को मिलेगा जी क्या, आपका आयरन ओर। क्या देखने को मिलेगा आपका, आयरन ओर, लौह अयस्क, लौह अयस्क। और ये भी विभिन्न चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो जो आपका कोयला है वो पाया जाता है गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। कौन सा, आपका कोयला। बॉक्साइट पाया जाता है किसमें, आपका दक्कन ट्रेप की चट्टानों में। ठीक है, तीसरा मैं बात करूं, चूना पत्थर लाइमस्टोन पाया जाता है किसमें, आपका कडप्पा। ठीक है, और जो आपका लौह इसका पाया जाता है आपका धारवाड़। कौन सा, आपका धारवाड़। तो ये एकदम बेसिक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, चूंकि यहाँ मूल रूप से आपको देखने को मिलेगा क्या, चूना पत्थर। और भैया चूना पत्थर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीमेंट में काम आता है। कौन सा, आपका चूना पत्थर। और पिछले बार डब्ल्यूआरडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें दो क्वेश्चन इसी से आया था आपका, है ना। चलिए देखिए, मैं बात करूं तो बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहां, आपका बलौदा बाजार में। या फिर हम कह सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री का क्या है, आपका हब है। तो कौन कौन सा सीमेंट फैक्ट्री है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मिनरल्स में आप सबको याद रख लेना है चूना पत्थर। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र, वो हो जाएगा अवरेठी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अवरेठी। अवरेठी क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो एक इधर आपको
तहसील देखने को मिलेगा, नाम है आपका भाटापारा। क्या है आपका? भाटापारा। भाटापारा में एक सीमेंट फैक्ट्री, नाम है श्री सीमेंट। क्या नाम है आपका? श्री सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, जहां से कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा, आपको बलौदा बाजार के आसपास बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री का नाम याद रख लेना है। कौन कौन सा? तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रख लेना है सोनाडी। कौन सा आपका? सोनाडी। यहां आपको देखने को मिलेगा नुवोको। ठीक है, कौन सा सीमेंट आपका? नुवोको सीमेंट फैक्ट्री। कहा आपका? सोनाडी। ठीक है, दूसरा आपको याद रख लेना है रावण। रावण। तीसरा आपको याद रख लेना है रवान। ठीक है, और चौथा आपको याद रख लेना है हिरमी। कौन सा आपका जी? हिरमी। ठीक है, तो देखिए सोनाडी, रावण, रावण, रवान और एक आपका हिरमी। ये क्या है? ये तो ये आपका जगह है ना, और यहाँ बहुत सारे क्या आपका सीमेंट फैक्ट्री। तो कौन कौन सा सीमेंट फैक्ट्री एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है सबसे पहले सोनू। क्या याद रख लेना है? सोनू। ठीक है, सो से आपका सोनाडी और नू से आपका नुवोको। क्लियर है यहां तक? देखिए, दूसरा आप सबको याद रख लेना है राग। क्या याद रख लेना है? राग। राग। ठीक है, राग आपको याद रख दे। सबसे पहले रा में आपका बड़े आ का मंत्र है ना, तो राग आपको याद रख लेना है। रा से रावण, गा से आपको याद रख लेना है ग्रासीम। क्या याद रख लेना है? ग्रासीम। ठीक है, रा से रावण। ठीक है, अर्थात राग हम बोल सकते हैं, और सीमेंट क्या कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रासीम सीमेंट। तीसरा देखिए रवान। ठीक है, रवान। ठीक है, इसमें किसमें बड़े आ का मात्रा है? वा में। ठीक है, तो इसमें आ रहा है, रवान। ठीक है, रवान। तो आ से आपको याद रख लेना है अंबुजा। कौन सा याद रख लेना है आपका? अंबुजा सीमेंट। ठीक है, और एक आप याद रख लेना है हिरमी। ठीक है, तो ए से आपको याद रख लेना है हा। ठीक है, क्या याद रख लेना है? हा। हिरमी हा। ठीक है, ए से हिरमी और ए से हो जाएगा आपका अल्ट्राटेक। कौन सा सीमेंट जी आपका? अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये यहाँ के सीमेंट फैक्ट्री, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। पुनः एक बार देखिए, सोनाडी सोनू, राग, रव आन। ठीक है, रव आन अंबुजा और एक आपका हा। ठीक है, हा से आपका हिरमी और ए से आपका अल्ट्राटेक, रव आन। आन से आपको याद रख लेना है आ की मात्रा अंबुजा, राग से आपको याद रख लेना है ग्रासिम और एक आपका सोनू। क्लियर है यहां तक? चले, यहां देखने को मिलेगा लाइमस्टोन, और एक जगह और याद रख लेना है जिसमें प्रमुखता आपका झीपन करही। कौन सा आपका? झीपन करही जी। ये क्या है आपका? तो ये यहां मूल रूप से आपका डिपॉजिट है किसका? आपका लाइमस्टोन का। क्लियर है यहां तक? चले, ओके। तो ये हो गया आपका बलौदा बाजार। एक बार जाके घर में रीड कीजिएगा, खुद से मैप बनाइएगा। ठीक है, देखिए जितना मेहनत आप करोगे है ना, उतना आपको इन चीजों को समझने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, मैंने समझा तो दिया है, अब एक बार पीडीएफ देख के चला जाऊंगा, तो ऐसा करोगे तो थोड़ा आप ही को दिक्कत होगा। घर जाइए, बाकायदा थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, पूरा आपको एक एक चीज अलग से इसको डिस्क्राइब कर देना है ना, पूरे डिस्क, जैसे कि बता रहा हूँ आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उसके बारे में अलग से आपको लिखना है ना, खुद से आपको क्या बनाना है? मैप बनाना है, तो वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं एक नए जिले के साथ। ठीक है, चलिए, ओके जी, वेलकम सर। और किसी को कुछ पूछना है जी तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। कल नहीं हुई थी सर, क्लास नहीं हुई थी। अब कल से ना 10:30 से ही रहेगा मेरा क्लास, है ना, 10:30 से 11:30 12 बजे तक। जी जी।